बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ से एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन हर साल आता है, 4-5 MCQs आते हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है जो मेजर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं, और वो सवाल किस तरह के आते हैं, आपने सिनेरियो पिक कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, एक तो सीधा सा सवाल आता है यूएचएस में कि डिफाइन न्यूमोकोनियोसिस एंड व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स और एनलिस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। अब न्यूमोकोनियोसिस को डिफाइन करने के लिए 3 चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है। न्यूमोकोनियोसिस बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि कौन से डिसऑर्डर्स का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो काज करते हैं ऑर्गेनिक डस्ट, मतलब ये ऑर्गेनिक डस्ट के डिसऑर्डर्स का ग्रुप है, और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक डस्ट के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, उसमें देखें, फार्मर्स लंग है, फार्मर्स लंग ऑर्गेनिक डस्ट की वजह से होता है। बेगोसिस है, बेगोसिस के बाद बिसिनोसिस है। ये 3 आपने याद रखने हैं ऑर्गेनिक डस्ट के कंटेक्स्ट में। अब न्यूमोकोनियोसिस एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसे ऑर्गेनिक डस्ट कर सकती है। ऑर्गेनिक डस्ट क्या करती है, फार्मर्स लंग, बेगोसिस, बिसिनोसिस। और इनऑर्गेनिक डस्ट कर सकती है। इनऑर्गेनिक डस्ट क्या, कौन कौन सी डिजीज काज करेगी हमारे पेशेंट्स में, वो करेगी सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, और उसके बाद कोल माइनस वाला करेगी, लेकिन 2 मेजर हैं। इनऑर्गेनिक डस्ट मेजर जो है सिलिकोसिस करेगी, एस्बेस्टोसिस करेगी। अब इसके अलावा भी डिजीज़ होती हैं ऑर्गेनिक डस्ट की, इनऑर्गेनिक की। मैं यहाँ पे आपको वो करा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, या जो एग्ज़ाम में आती हैं, ये 5 एग्ज़ाम में आती हैं। सो वी कैन से दैट न्यूमोकोनियोसिस अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स और डिजीजेज दैट इज काज्ड बाय। अब ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, इसकी काज क्या है, काज ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट, दैट इज काज्ड बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है, आप ऑर्गेनिक डस्ट और इनऑर्गेनिक डस्ट की डिजीज आपने देख ली। अब ये करता क्या है, विच लीड टू इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस। इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। और आगे आपने लिखना, आप इसको आपने लिखना कैसे है कि न्यूमोकोनियोसिस अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स और ग्रुप ऑफ डिजीजेस दैट इज काज्ड बाय ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट विच लीड्स टू इरिवर्सिबल फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। अब आपने लिखना है कि ऑर्गेनिक डस्ट क्या करती है और इनऑर्गेनिक डस्ट क्या करती है, ये हो गया। अब प्रिवेंटिव मेजर्स को अगर आपसे कहा जाए कि एनलिस्ट करें, 5 नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर डेफिनेशन के हैं और 3 नंबर आपके प्रिवेंटिव मेजर्स के हैं। स्टूडेंट डेफिनेशन में बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट का नाम लेते हैं, तो डिसऑर्डर्स के नाम भी लिखने मैंडेटरी है, ये लिखने ज़रूरी हैं। अब आपने प्रिवेंटिव मेजर 3 ही याद रखनी है। मेडिकल मेजर्स आती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ आती है मेडिकल मेजर्स। हम आगे हर डिजीज़ में थोड़ी तफसील से भी पढ़ेंगे, लेकिन मेडिकल मेजर्स आप क्या लेंगे। आप चाहते हैं बंदा इंडस्ट्री में काम कर रहा है, लंग का डिसऑर्डर ना हो, तो आप प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन करेंगे। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने बंदे को रखना है जॉब पे, और जॉब पे रखने से पहले उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे उससे कोई लंग्स का डिसऑर्डर तो नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है, क्यों कि लंग्स की डिजीज़ अगर उसे पहले से हो और वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हो तो डिजीज़ एग्रीवेट हो जाएगी, उसको जल्दी डिजीज़ हो जाएगी। अब उसके बाद पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि आप हर 4 साल बाद हर वर्कर का मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेकअप करेंगे। अब अगला सवाल ये है कि प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में क्या करेंगे। देखिए, प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में आप एक्सरे, न्यूमोकोनियोसिस, लंग्स का डिसऑर्डर, एक्सरे तो आपने करने ही करने हैं, और सीबीसी करना है, यूरिन का टेस्ट करना है, ये बेसिक टेस्ट है। पीरियोडिक में भी यही करेंगे। एक्सरे में अगर कोई फाइंडिंग आएगी तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपने मेडिकल मेजर्स की हेडिंग देनी है, नीचे प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन लिखना है। प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के बाद आपने सब पॉइंट्स में लिखना है कि एक्सरे, चेस्ट और सीबीसी, यूरिन आ रही, और पीरियोडिक में भी आपने वो लिखना है। तो ये आपकी 4-5 लाइनें तो हो गई। फिर मेडिकल मेजर्स के बाद इंजीनियरिंग मेजर्स। देखिए, इंजीनियरिंग मेजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि डस्ट होती है, डस्ट को कंट्रोल नहीं करना आपने, डस्ट कंट्रोल उसमें आ जाता है। बिल्डिंग का साइज, बिल्डिंग की लोकेशन, वहां पे एग्जॉस्ट है या नहीं है, एग्जॉस्ट वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप देखते हैं कि बिल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर लगा होना चाहिए, आग लगी कहाँ जाएंगे। फिर एंट्री और एग्जिट अलग से होना चाहिए।
फिर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, स्पेस सफिशिएंट होनी चाहिए वेंटिलेशन की। तो जो आपकी इंजीनियरिंग मेजर्स है उसमें बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एग्जॉस्ट है, वेंटिलेशन है, फायर एक्सटिंग्विशर है, बिल्डिंग का साइज है, बिल्डिंग का डिजाइन है, वेंटिलेशन की आप बात करेंगे, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एंड पे मोस्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है लेजिस्लेटिव मेजर्स। देखें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये करवाया कि लेजिस्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या देखें, एक बंदा पूरा हफ्ता 20-20 घंटे काम करेगा, थक जाएगा, जल्दी बीमार होगा, एक्सपोजर आप ज्यादा कर रहे हैं। अब लेजिस्लेटिव मेजर्स में 3-4 चीजें आपने बेसिक याद रखनी है कि वर्किंग आवर्स, उन्होंने कहा जी मैक्सिमम 40 आवर्स पर वीक। फिर मिनिमम वेजेस, जाहिर है आप काम करेंगे पैसे भी चाहिए, वर्किंग आवर और वेजेस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैटरनिटी लीव आ गई, उन्होंने कहा जी फीमेल प्रेगनेंट है लीव लें। उसके बाद पेंशन, पेंशन के बाद ग्रेजुएटी आ जाती है, सिक लीव आ जाती है, सिक लीव के बाद आपका आ जाता है डेथ क्लेम आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। हज लीव आ जाती है। मतलब आपने कानून साजी की, आपने कहा कि वर्किंग आवर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम वेजेस, पैसे, आवर्स, लीव की बात करें, सिक लीव की बात करें, पेंशन, ग्रेजुएटी, डेथ क्लेम, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हर बंदे का रूल राइट है, ये आपने करना है। अब आपने ये नियमों को डिफाइन किया, मेडिकल मेजर्स की हेडिंग दी, इंजीनियरिंग मेजर्स की हेडिंग दी, लेजिस्लेटिव मेजर्स की हेडिंग दी और इनके अंदर पुट कर दी ये चीज़ें, तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू।